श्रमिक है और दूसरे वो लोग जो श्रम बेचने वालों का श्रम खरीद के अपनी पूंजी से इस व्यवस्था को चलाते हैं। ये दोनों जो दो वर्ग हैं, इन दोनों वर्गों के बीच में जो ऊंची शिक्षा है वो तो केवल पूंजी वालों के लिए सीमित करती जा रही है, लगातार सीमित करते जा रहे हैं। और जो दूसरा वर्ग है जो श्रम बेच के कमाता है, उसके लिए वही प्राइमरी स्कूल की वो जो खाना खाने जाते हैं ना, जो दोपहर का भोजन मिलता है, दोपहर को भोजन खाने के लालच में लड़के स्कूल जाते हैं, उनको हस्ताक्षर करने वाली या उनके फैक्ट्रियों में, उनके कारखानों में, उनके घरों में काम करने के लिए मजदूर बनाने के लिए नीची शिक्षा हो गई है इनकी। और ये शिक्षा नीति जिसकी कई साथियों ने बताया, बच्चों ने, कि एक केवल हिंदुस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया से IMF, वर्ल्ड बैंक और पूरी दुनिया के पूंजीपतियों के द्वारा संचालित हो रही है। इनका एक है ना वो स्ट्रेटेजिक क्या नाम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी इनका सतत विकास लक्ष्य 2030 तक पूरी दुनिया को साक्षर बनाने का ठेका ले रखा है अमेरिका और यूरोप के समाजवादियों ने, पूंजीवादियों ने। उसी क्रम में हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को बदलते जा रहे हैं। तो ऊंची शिक्षा जहाँ केवल धनवानों के लिए, पूंजीवानों के लिए संरक्षित और सीमित होती जा रही है, निजी शिक्षा में साक्षर बना के उनके लिए वो श्रमिक पैदा कर रहे हैं। और अनौपचारिक शिक्षा जो है, जो हम सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर से पाते हैं, वो आपके मन में वो जहर पैदा किया जा रहा है, वो भरा जा रहा है कि आप इसी व्यवस्था में सुरक्षित रहिए, कभी न कभी आपके भी दिन आएंगे, आपको भाई बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, घर बनाने के लिए छोटा मोटा मकान दे देंगे, पानी पीने की दे देंगे और मुफ्त में अनाज भी दे देंगे, ताकि आप भिखमंगे बन के उनके अनुक्रम पर जिंदा रहे। तो साथियों, सवाल है कि मानव स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं या इन्हीं पूंजीपतियों के रमोक्रम पे उनके अंदर मतलब भिखमंगे जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके रमोक्रम पे जो उनकी सामाजिक संस्थाएं हैं या तमाम तरह की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो लोगों को कंबल बांटती रहती है, खाना बांटती रहती है, रहने का मकान देती रहती है, रात को रहने का और घर का आश्रय ही देती रहती है। ये दो दुनिया है, एक ऊपर वाले की दुनिया, नीचे वाले की दुनिया। आपको ये तय करना है कि आप किस दुनिया से संबंधित हैं, दूसरा ये तय करना है कि दूसरी दुनिया से कैसे लड़ना है। सारी चीजें अंतर संबंधित हैं। शिक्षा को आप सारी चीजों से अलग रख के नहीं सकते। अभी किसी साथी ने, विनय ने कहा कि राजसत्ता को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पूंजीवादी राजसत्ता है। आपकी लड़ाई केवल शिक्षा में सीमित रहेगी। जैसे हाथी है, हाथी के पूरे ढेर सारे अंग हैं, आपको सारे अंगों को एक साथ देखना पड़ेगा। केवल आंख, सूर या पैर देख के चलेंगे तो नहीं देख पाएंगे। हमें शिक्षा व्यवस्था के बदलाव के लिए पूरी व्यवस्था पर जोड़ करनी पड़ेगी, पूरी व्यवस्था को उसके सारे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। एक ही साधना और सावित्री देवी का है। साथियों, जिस युग में इन्होंने शिक्षा की अलग जगाई, तब से दुनिया काफी बदली हुई है। आज हमको इस पूंजीवाद साम्राज्यवाद के दौर में शिक्षा के नए आयामों को देखना पड़ेगा और इस पर अकमल कहना पड़ेगा। हम भी कल देख रहे थे एक गुलामगिरी है ज्योतिबा फूले की, किसी में साथी ने किताब दी, तो उसमें ज्योतिबा फूले लिखते हैं, अंग्रेजी शासकों से वो उम्मीद करते हैं कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमको शिक्षित प्रशिक्षित करने का मौका दिया जाए, स्कूल खोले जाए। और ये कहते हैं कि जो ऊंची शिक्षा है, इनकी शिक्षा है, वो ब्राह्मणों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित है, जबकि हमको जमीनी स्तर की शिक्षा चाहिए। तो उस युग में क्या था कि लोग बिल्कुल अशिक्षित थे, तो जमीन के स्तर पर प्राइमरी शिक्षा की बात करते थे। आज जो शिक्षा का मॉडल है, प्राइमरी शिक्षा ज्यादा सुलभ है और हमको ऊपर की शिक्षा चाहिए। तो उन्होंने प्राइमरी शिक्षा तो सबको सुलभ करा रहे हैं, लेकिन जो उच्च शिक्षा है, जो समाज को नियंत्रित करती है, आपको ज्ञानवान बना के समाज को नियंत्रण करने लायक बताती है, उसको थोड़े से लोगों को सीमित करते जा रहे हैं, ताकि उनका शासक वर्ग, पूंजीपति वर्ग तक ही सीमित रहे। शिक्षा कितनी महंगी होगी ये बताने की जरूरत नहीं है पूरी, मतलब। और प्राइवेट और जो सरकारी कार्यालय है, सरकारी स्कूल है, जहाँ पर कम फीसों में लोग पढ़ते थे, उसको सारे अनुदान बंद करते जा रहे हैं, ऊपर से केंद्रित है। एक और मैं बात करना चाहूंगा साथियों, जातिवाद पर ढेर सारी बात हुई। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हम किस जात में पैदा होते हैं, किस परिवार में पैदा होते हैं, ये प्रकृति निर्धारित करती है। इस पर जिस जात में जो पैदा हुआ है उसका कोई दोष नहीं है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट में पैदा हुआ हो, शेड्यूल ट्राइब में पैदा हो, मुसलमान हो, हिंदू हो या अपर कास्ट में हो। लेकिन सारी जातिवादी विरोधी आंदोलन जाति को बनाए रखने की तरफ ही प्रेरित होते हैं। सवाल यह है कि जब जाति विरोधी आंदोलन करते हैं, जातिवाद के विरोध में आंदोलन करते हैं या जाति उच्च नीच भेदभाव में विरोध करते हैं, तो हमारा कौन सा रास्ता है कि धार्मिक भेदभाव, जातिवादी भेदभाव को दूर करें। तो इस जाति उत्पीड़न, जाति भेदभाव के साथ हम जो रास्ता अपनाते हैं इससे लड़ने का, वो रास्ता उस जगह जाना चाहिए जहां जाति भेदभाव, जाति पूर्ण या धार्मिक भेदभाव खत्म हो, न कि
जो आज पूंजीवादी व्यवस्था कर रही है कि समझ जाति पहचानों को, क्षेत्रीय पहचानों को, धार्मिक पहचानों को नारीवाद पुरुषवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर पुनः प्रसारित कर रही है और इसके आधार पर अपनी शासन व्यवस्था चलाते जा रही है। तो हमको इन पहचानों से भी लड़ने की जरूरत है जो अलग अलग पहचानों में समाज को बांट रहे हैं, और समाज को एकजुट करके केवल एक पहचान के आधार पर लड़ने की जरूरत है कि हम श्रम को बेच के अपने श्रम से कमाने वाले हैं, अपने श्रम से जीविकोपार्जन करने वाले हैं, या अपनी पूंजी से दूसरों के श्रम को खरीद के दूसरों के श्रम की कमाई का शोषण करके जीविकोपार्जन करने वाले हैं। दूसरे लोग बहुत कम है, श्रम से जीविकोपार्जन करने वाले, जीने वाले ज्यादा है। इनको एकजुट होके इन परिजीवियों के खिलाफ, इन पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, और तभी हम शिक्षा भी सबके लिए सुलभ कर पाएंगे। तभी हम सावित्रीबाई फुले या फातिमा शेख जैसे लोगों की याद करने की सार्थकता भी साबित कर पाएंगे। धन्यवाद।